ओप्पो रेनो 5 प्रो है। सर्विस सेंटर से रिटर्न किया हो गया फ़ोन है और बोर्ड का इश्यू बताया है। जाहिर सी बात है, सर्विस सेंटर में मदरबोर्ड पे रिपेयरिंग काम नहीं होता है, वहाँ पार्ट्स चेंज होते हैं, पेरिफेरल पार्ट्स। तो कस्टमर को डेटा इतना ज़रूरी नहीं था, बट सर्विस सेंटर पे वो बंदा गया तो वहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर कर दिया पहले फ़ोन को, और डिस्प्ले में लाइनिंग इशू के लिए वो गया था, बट फ़ोन में सॉफ्टवेयर वगैरह हो चुका है और सेट सॉफ्टवेयर होते ही फ़ोन डेड हो गया और लोगों के आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत ड्यूल डेकर की है। ड्यूल डेकर इसमें मीडियाटेक का दिया हुआ है। अब तक जितने भी मैंने सेट बनाए वो सारे कॉलकॉम के वीडियो शो किए थे, बट अब मीडियाटेक में भी ड्यूल डेकर आते, तो मीडियाटेक का भी एक वीडियो हो जाए। ये मीडियाटेक सेट है। रैम कॉलकॉम मीडियाटेक दोनों में DDR1 DDR2 मतलब थोड़ा सा ही चेंजेस आता है, बट एक दूसरे में चलती भी है। रैम सपोर्टिव जो रहेगी वो एक दूसरे में चल जाएगी रैम। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रैपर अंदर डालने के लिए शील्ड काटना ज़रूरी है, और ब्लैक पेस्टेड है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हार्ड होगा। तो शील्ड इसलिए मैं काट रहा हूँ ताकि स्क्रैपर पूरा नीचे से ग्रिप पकड़ के बोर्ड के कोई भी प्रिंट डैमेज ना करते हुए स्लाइड होके सीधा CPU को लिफ्ट अप कर दे, इसलिए जगह बनाने के लिए शील्ड को काटना है। अब ब्लैक पेस्टेड है तो 260 पे मैंने हीट को रखा हुआ है, क्विक 2008 है। स्क्रैपर जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो, DP02 या फिर क्वानली 007। अब तो बहुत सारे आ चुके हैं 2ULL के भी, बट मुझे क्वानली और DP02 ही बेस्ट लगता है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, मतलब अप एंड डाउन ही खाली आपको स्क्रैचेस करना है, क्योंकि बाजू में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे आप बोर्ड को सेम एंगल पे रख के अपने हाथ को अलग अलग एंगल पे सेट करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्ट्स निकल जाए। कोई भी एक ही वे में आपको स्क्रैपर को घुमाना है और बोर्ड के एंगल को आपको खाली चेंज करना है। बोर्ड की लोकेशन चेंज करो, स्क्रैपर को सेम वे पे रखो, तो आपको ग्रिप भी अच्छा आ जाएगा, और जहाँ पे आपको गन वगैरह चल रही है वहाँ पे टेम्परेचर भी प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। रूम टेम्परेचर और मदरबोर्ड टेम्परेचर दोनों अलग अलग होते, तो यहाँ पे आपको ये बात का खास ध्यान रखना है। पहले आपको जहाँ पे आप जो पोर्शन पे आप ग्लू कटिंग कर रहे हो वो पोर्शन को आपको गन टेम्परेचर पे लेके जाना है 260 तक, ताकि इजीली आपका ग्लू रिमूव हो जाए। अगर 260 में भी अगर आपके कंपोनेंट हिल रहे हैं तो आप उसे लो मेल्टिंग मतलब लो टेम्परेचर पे भी आप उसे कर सकते हैं, बट ग्रिप खाली अच्छी होनी चाहिए, या फिर प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि ये पार्ट मेरा हिल रहा है थोड़ा सा, या फिर ये ग्लू इतने टेम्परेचर पे निकल जाएगा। वो टेम्परेचर आप सेट करके भी निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे 260 प्रॉपर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पे मैं ग्लू निकाल रहा हूँ, खाली एंगल चेंज कर दिए बोर्ड की, और जहाँ पे आपका स्क्रैपर चल रहा है वहाँ पे ही आपकी गन की नोज़ल का पॉइंट होना चाहिए। कई बार बहुत से वीडियो मैंने देखा हुआ है, गन कहीं और चल रही है, स्क्रैपर कहीं और चल रहा है, तो वो कंडीशन में वाइट पेस्टेड जो होता है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, बट ब्लैक पेस्टेड आपके पार्ट और प्रिंट को भी डैमेज कर देगा। तो ये खास ध्यान रखें कि पार्ट्स के ऊपर या फिर ग्लू के ऊपर आपको जहाँ आपका स्क्रैपर चल रहा है वहीं पे आपको गन चलानी है। ग्लू पूरा क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे शूट एयर की ज़रूरत है, जो ब्लैक पेस्टेड अगर CPU अगर आपके हार्ड आते हैं तो वहाँ पे आप या तो क्विक 2008 पे नोज़ल चेंज कर दो, या फिर कोई अदर दो गन आप यूज़ कर रहे हो तो दूसरी गन की नोज़ल यूज़ करो। ये सादी वाली गन है जो शायद 1500-2000 की आती है। नाम तो इसका पूरा मिट चुका है, बहुत पुरानी है। तो सेम वे पे ही आपको सेम कंडीशन पे ही सीधा रैम और CPU दोनों को लिफ्ट अप कर देना है साथ में, ताकि बोर्ड उतना गर्म ना हो, क्योंकि मीडियाटेक के फर्स्ट टाइम है तो ग्रीन बोर्ड से मुझे वैसे भी फूलने के थोड़े चांसेस लगते। तो यहाँ पे वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने दूसरी गन का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको लो मेल्टिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लैक पेस्टेड में लो मेल्टिंग से बहुत सारा पेस्ट
और जो अनवांटेड पीपीडी है वो भी साथ में क्लीन हो जाएगा। ओएसएस टीम का मैंने शोल्डर यूज़ किया है T210। लो मेल्टिंग करते हुए बॉर्डरों पे भी आपको क्लीनिंग पे ध्यान देना है। अगर आपका क्लीनिंग प्रॉपरली है सीपीयू का पूरा पोर्शन, तो सीपीयू के सारे बॉल आपके वन शॉट में अटैच हो जाएंगे। ब्रश मारने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे गुडविक का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मोस्टली मेरा जितना भी ब्लैक पेस्टेड था वो क्लीन हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे सीधा गुडविक से मैं जो बोर्ड की प्रिंट है उसे ही लेवल अप कर रहा हूँ कि पूरा सरफेस एरिया पूरा क्लीन हो जाए। ये गुडविक है जो रोजिन में डिपेड आती है, थोड़ा बहुत येलोनेस उसका ही आ रहा है, बाकी अदर गुडविक का पता नहीं, जो डी शोल्डर वायर है उसका। और ये गुडविक कंपनी का डी शोल्डर वायर है, तो उसमें रोजिन का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है जो हेल्प होता है बोर्ड को पैड वगैरह क्लीन करने में। कहीं पे भी आपका गुडविक चिपक नहीं जाएगा। अगर शोल्डर का टेम्परेचर सही है और आपने लो मेल्टिंग किया हुआ है तो प्रॉपरली पूरा क्लीन हो जाएगा। कॉटन से मैंने फर्स्ट टाइम क्लीन किया है, ताकि जो अनवांटेड पेस्ट और रोजिन जो येलोनेस दिख रहा था वो क्लीन हो चुका है पूरा, और पूरा बोर्ड मेरा क्लीन है। यहाँ पे कोई ब्लेड 11 नंबर या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्लियर कट हो चुका है। अभी सीपीयू और रैम को क्लीन करके रिबॉल करना है। रैम को मैंने स्टैंड में लॉक किया है, जो आईसी स्टैंड आता है, मेजिंग या कोई भी आप यूज़ करते हो, 2URL का भी आ रहा है। यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर आपको सूटेबल हो, जैसे कि 290 280, जिसमें आपका ब्लैक पैचेड भी कट जाए और जो कंपनी ने शोल्डरिंग यूज़ किया हुआ है वो भी आपका रिमूव हो जाए, वो टेम्परेचर को आप रखो तो बेटर परफॉर्मिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं खाली पेस्ट क्लीन करने का गोल रख रहा हूँ, बट साथ में जो शोल्डरिंग है वो भी क्लीन हो रहा है। अब अनवांटेड जो शोल्डर है उसके आप लो मेल्टिंग कर दो और यहाँ पे ही गुडविक घुमा दो, तो पूरा आईसी आपका क्लीन हो जाएगा। ज़्यादातर मैं ड्यूल टोन ही गुडविक यूज़ करता हूँ, ताकि उसमें स्क्रैचेस और थोड़ा टेम्परेचर में भी डिस्टेंस आ जाता है आईसी और गुडविक के टेम्परेचर पे। क्लियर है पूरा रैम। सीपीयू के साइड नीचे से एक आधा बॉल शायद बड़ा है, इसलिए थोड़ा ऊपर रह रहा है, ये थोड़ा बहुत हिलेगा, बट कोई इशू नहीं। ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं देना शोल्डर करते टाइम। जो ब्लैक पेस्टेड है वो भी मेरा शोल्डर से ही इजीली रिमूव हो रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और आपसे नहीं हो रहा है तो आप स्क्रैपर वगैरह कुछ भी लगा दो, बाकी ज़रूरी नहीं है कि शोल्डर से ही निकालना। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे की है। और ये सीपीयू में रैम का पोर्शन है, तो इसे आप फाइनल क्लीन करें, ताकि आप जब सीपीयू रिबॉल करने के बाद रैम को लगाए तो कोई एक्स्ट्रा शोल्डर या फिर कुछ रहना नहीं चाहिए, वरना आपको वहाँ पे रैम शॉट का प्रॉब्लम आ सकता है। सेम टेम्परेचर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है 290 का, जो कि 300 भी आप रख सकते हो, बट 300 पे थोड़ा स्पीडअप पे आपको काम करना है। जो ब्लैक पेस्टेड है उसे ही टारगेट करे तो ऑटोमेटिक आपका शोल्डरिंग भी क्लीन हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे लो मेल्टिंग की ज़रूरत थोड़ी सी है, बट करना ज़रूरी है, ताकि जो डी शोल्डर वायर है वो कहीं पे चिपक ना जाए और पूरा सीपीयू का सरफेस पूरा क्लीन हो जाए और कहीं पे आपको रिबॉलिंग पे कोई प्रॉब्लम ना है। क्लियर है पूरा सीपीयू। थिनर से क्लीन करते हुए सीधा रिबॉलिंग पे चले जाते। सीपीयू को इतना शाइनी दिखना चाहिए कि कोई बॉल कार्बनिश या ब्लैक कार्बन वैसा कुछ नहीं रहना चाहिए। पूरा सीपीयू को क्लीन कर लो डी शोल्डर से, या फिर और एक बार लो मेल्टिंग करके डी शोल्डर कर दो, तो पूरा सीपीयू शाइनी हो जाएगा और स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे ये प्रोसेस में। अब यहाँ पे मैंने काईसी 183 का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मीडियाटेक है, पता नहीं कितना टेम्परेचर वगैरह कूलिंग पे ये होता है जब वर्किंग कंडीशन में होता है तब। तो काईसी मतलब ग्रिप आ चुकी है काईसी में, इसलिए मैंने काईसी का यहाँ पे यूज़ किया है। टेम्परेचर मेरा भी 360 है, आप 320 भी रख सकते हो रिबॉलिंग के टाइम। अगर आपकी गन की स्पीड कुछ स्लो है तो आप 320 पे रख सकते हैं। पूरा कंप्लीट रिबॉल है। यहाँ पे सीधा फर्स्ट अटैम्प्ट में सीपीयू लगा देते, क्योंकि बूटिंग वगैरह यहाँ पे कई बार रॉन्ग भी आता है। यहाँ पे ड्यूल सेल बैटरी है, तो
8.9 वोल्टेज पे यहाँ पे बूटिंग आएगा और 100 के आसपास आपका स्टक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंज्यूम यहाँ पे चार्जिंग आईसी वगैरह करते हैं। तो बूटिंग के भरोसे ना चलते हुए स्किल को इतना बेस्ट बना दीजिए कि आपको बूटिंग चेक करने की ज़रूरत ना आए। अब यहाँ पे सेम वे पे मैंने 360 पे सीपीयू को लिफ्ट डाउन किया हुआ है। जितना हो सके आपको कोई भी एक जगह पे स्टे नहीं करना है गन के साथ, आपको लिफ्टिंग या मूवमेंट कंटिन्यू ही रखनी है। तो आपको बोर्ड ग्रीन कलर है तो ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब सीपीयू थोड़ा चिल्डअप होने देते तब तक रैम को रिबोलिंग कर लेते। रैम को भी सेम पीपीडी से रिबोल किया है काईसी 183, जिसमें बहुत कुछ कम है पीपीडी मेरा, बट खाली रैम है तो हो जाएगा। सेम टेम्परेचर 360 कई बार यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे कई बार बॉल्स अपने लो मेल्टिंग किए थे तो यहाँ पे अपने डी शोल्डर बाद में नहीं घुमाया रहेगा। तो एक बार नोटिस कर लीजिए कि सारे बॉल कम्प्लीटली बन चुके हैं और उसके बाद सीधा बोर्ड पे फिक्स कर दे। कई बार लो मेल्टिंग के टाइम जो बॉल्स बन जाते हैं वो जो पीपीडी वाले बॉल है वहाँ पे नहीं बैठने देते, तो स्टेंसिल में आपको दिखेगा कि बॉल बन चुका है बट बॉल नहीं बना होता है। तो वह बात का आप खास ध्यान रखते हुए एक बार चेक कर ले, फिर रैम को इंस्टॉल करें। अब यहाँ पे बूटिंग वगैरह कुछ चेक नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली रैम को इंस्टॉल किया है। खाली रैम और सीपीयू को खाली टचअप देके सीधा बॉडी में लगा दो। अगर आपकी स्किल अच्छी और ग्रिपेबल हो जाएगी तो आपको इतना ट्रस्ट तो आ ही जाएगा खुद पे कि परफेक्ट सीपीयू मारा हुआ है, तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। फाइनल टचअप दे दिया है रैम को। ठीक है, अब थोड़ा ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को। माइनर सा हॉट है, ठंडा हो गया है। लाइन भी आ चुकी है और सेट ऑन है। ये लोगो तो आ ही रहा था बट सेकंड लोगो पे नहीं जा रहा था सेट, यहाँ पे ही रिस्टार्ट मार रहा था। सेकंड लोगो भी आ चुका है बट कंपनी वालों ने बोला कि सॉफ्टवेयर मारते टाइम डेड हुआ है तो शायद पूरा ऑन ना भी हो, और सॉफ्टवेयर पूरा चढ़ भी गया रहेगा तो थोड़ा लेट प्रोसेस पे जाएगा, थोड़ा मतलब लेट चालू होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है। कस्टमर हकीकत में ये जो लाइन आ रही है उसके लिए सर्विस सेंटर पे गया हुआ था बट सॉफ्टवेयर करते टाइम फ़ोन डेड हो चुका है, ऑन हो चुका है पूरा सेट और सॉफ्टवेयर किया हुआ है। टच भी चल रही है, थोड़ा सा लेट चल रहा है वो तो अभी रैम गर्म इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी रैम और सीपीयू गर्म रहेगा तो थोड़ा बहुत स्लो प्रोसेस पे जाता है फ़ोन, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा चिल्डअप होने दे बोर्ड को या फिर फ़ैन बैन पे चिल्डअप कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।